नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल के इस करंट अफेयर सीरीज में। दोस्तों, रोज की तरह हम आज भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट और एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चंस को। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। राइट, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक इंपॉर्टेंट कोट से। कोट ये है कि एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। यहाँ दोस्तों मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में जब बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, मतलब सिर्फ आप ही नहीं रखते हैं, हम लोग भी रखते हैं, सारे लोग रखते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में पैरेलल थॉट चल रहा होता है, पैरेलल एम्बिशंस चल रहे होते हैं कि यार हमें ये चीज़ भी बन जाना चाहिए, मैं इस चीज़ के भी लायक हूँ, मैं उस चीज़ के भी लायक हूँ, मैं ये भी बन सकता हूँ, मैं ये चीज़ भी हासिल कर सकता हूँ। तो इन सारी चीज़ों के लिए सिर्फ इच्छा रखना मात्र ही काफ़ी नहीं है, मतलब सिर्फ इच्छा से ही वो चीज़ हासिल नहीं हो जाती है। उस चीज़ को पाने के लिए, यानी उस मंजिल को पाने के लिए आपको पहले निर्णय करना पड़ता है। आप जब एक निर्णय कर लेते हैं, तब आप कहीं न कहीं ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, आप इस चीज़ को बाकी इच्छाओं से ज़्यादा प्रायोरिटी दे पाएँगे अपनी लाइफ़ में। मतलब ये चीज़ जो है आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा महत्व रखती है। तो जब आप एक निर्णय कर लेते हैं, तो निर्णय के बाद एक वहाँ पे जो स्टेज आता है दैट इज़ निश्चय। क्योंकि निर्णय मात्र से ही भी सब कुछ नहीं मिल जाएगा। जब आप निश्चय करते हैं, तो निश्चय तभी हो पाता है जब आप मंजिल तक पहुँचने के लिए जो आप रास्ता फ़ॉलो करने वाले हैं, उस रास्ते में जो मुश्किलें आएँगी, उस रास्ते को तय करने के लिए जो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उन चीज़ों को भी आपको फ़िगर आउट करना पड़ेगा कि यार आप इस संघर्ष को झेल सकते हैं कि नहीं झेल सकते हैं? इन मुश्किलों से पार पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं? तो जब आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं और आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये संघर्ष तो मैं कर लूँगा, ये सफ़र तो मैं तय कर लूँगा, इन मुश्किलों को तो मैं पार पा लूँगा। तो जब आप ये क्लियरली वहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं, तो यही स्टेज होता है निश्चय यानी कि कमिटमेंट। और ये जब कमिटमेंट आ जाता है आपके अंदर, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको अपनी मंजिल पाने के लिए नहीं रोक सकती है, राइट? यही मैसेज है इस कोट का। आई होप यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द थर्ड एडिशन ऑफ नेशनल काइट बोर्डिंग चैंपियनशिप स्टार्टेड? राष्ट्रीय काइट बोर्डिंग चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, मलाड, तूतुकुड़ी, गोवा या जामनगर। तो यहाँ पे इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है तूतीकोड़ी। जी हाँ, तूतीकोड़ी में राष्ट्रीय काइट बोर्डिंग चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। 3 डेज ये चैंपियनशिप है, 27 जून से ये स्टार्ट हुआ है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और जानकारी दे दूं। देखिए, तूतीकोड़ी जो है इसको हम तूतीकोरिन भी पहले बोलते थे, राइट? काफ़ी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है तूतीकोरिन, इसको आप हिस्ट्री के टर्म में भी पढ़ सकते हैं, राइट? तमिलनाडु में है और ये 27 जून से स्टार्ट हो रहा है, राइट? देखिए, यहाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा पेन का, राइट? अच्छा, अगर हम बात करें कि तूतीकोड़ी यानी कि तूतीकोरिन जो है वहाँ पे ही क्यों? तो मैं आपको बता दूँ, तूतीकोड़ी जो है वो इंडिया का विंडिएस्ट कोस्ट है। मतलब कि ऐसा कोस्ट है, ऐसा तट है जहाँ पे हवाएँ ज़्यादा तेज़ चलती हैं। मतलब कि हवाओं की पावर जो है यहाँ पे ज़्यादा है, राइट? तो इस वजह से ये एक बेस्ट स्पॉट है, बेस्ट जगह है, एक आइडियल एरेना है जो कि वाटर स्पोर्ट्स को कंडक्ट कराता है। और जो हमारे देश के बेस्ट एथलीट्स हैं, उनको यहाँ पे एक तरीके से बेस्ट ऑप्शन की तरह ये एक बेस्ट ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल हो पाता है, ताकि वो यहाँ पे ट्रेनिंग ले पाएँ और अपने आप को कॉम्पिटिटिव माहौल में ढाल पाएँ, राइट? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, काइट बोर्डिंग जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसको समझ लीजिए, काइट बोर्डिंग जो है वो ओलंपिक जो कि 2024 में अगला होने वाला है, यानी कि पेरिस में 2024 का जो ओलंपिक होने वाला है, वहाँ पे काइट बोर्डिंग एक डेब्यूट इवेंट की तरह होने जा रहा है, राइट? तो ये आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है, ज़रूर कहीं न कहीं बनने वाला है। और इसके डिटेल में जाइए। थोड़ा-सा मैं आपको और बता दूँ, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, आप समझ जाएँगे कि ये कौन-सा गेम है, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये जैसे पैराग्लाइडिंग में आप यूज़ करते हैं ना, पैराग्लाइडिंग में क्या होता है कि ये जो ये पतंग जैसे दिख रहा है ना, ये आप क्या करता है एक तरीके से विंड पावर को यूज़ करता है। और ये विंड पावर एक तरीके से क्या करता है, आपके वेट को पुल करता है।
कि ये क्या होता है, उड़ रहा होता है, इसमें क्या होता है, पुलिंग पावर आ जाती है, तो ये आपको भी पुल करता है। और ये जो यहाँ पे है, ये बोर्ड है, राइट? तो इस बोर्ड पे आप होते हैं और आपके हाथ में क्या होता है, ये आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। इन ये जो रोप है, इनको आप मॉनिटर कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप वहाँ पे पावर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट? तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और मतलब साइंटिफिक गेम है, राइट? और इवेंट के तौर पे मैंने आपको बता ही दिया कि इम्पोर्टेंट है अगले ओलंपिक के लिए, वहाँ पे इसका डेब्यू होने वाला है, राइट? और इसके डिटेल में आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, हालाँकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इतना काफ़ी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बिकम द थर्ड फास्टेस्ट इंडियन वुमन टू रन इन 200 मीटर इवेंट? 200 मीटर स्पर्धा में दौड़ने वाली तीसरी सबसे तेज भारतीय महिला कौन बन गई हैं? ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, दुती चंद, सरस्वती साहा, हिमा दास या धनलक्ष्मी शेखर। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बात की जा रही है फास्टेस्ट इंडियन वुमन टू रन इन 200 मीटर इवेंट, राइट? तो ये एक रिकॉर्ड बना है, राइट? और इंडिया की थर्ड फास्टेस्ट इंडियन वुमन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है धनलक्ष्मी शेखर। अच्छे से जान लें, धनलक्ष्मी शेखर जो है इंडिया की थर्ड फास्टेस्ट इंडियन वुमन बन गई हैं, जो कि 200 मीटर के इवेंट में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड कैसे बनाया ये भी आप देख लीजिए। तो रिकॉर्ड ये है कि धनलक्ष्मी शेखर ने ये थर्ड वीमन बनने का रिकॉर्ड बनाया है। और इसके पहले अगर हम देखें तो सरस्वती साहा हैं, जिन्होंने 22.82 सेकंड्स में ये रिकॉर्ड बनाया था। और उसके बाद हिमा दास हैं, 22.8 सेकंड में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था, मतलब 200 मीटर के इवेंट को इन्होंने इतने सेकंड में पार किया था, राइट? और इन्होंने दुती चंद के रिकॉर्ड को भी यहाँ पे तोड़ा है, 23.60 सेकंड का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। अब बात आती है इन्होंने कितने सेकंड में ये इवेंट मतलब एक तरीके से ये जो 23.60 सेकंड का समय है, इनको अगर ब्रेक किया है तो इनका टाइम क्या है, मतलब कि धनलक्ष्मी शेखर ने कितना टाइम लिया है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप मुझे कमेंट में बताएं कि इन्होंने कितने सेकंड में ये रिकॉर्ड बनाया है, राइट? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे धनलक्ष्मी जो है वो टोक्यो ओलंपियन भी रह चुकी हैं, राइट? और ये जो कारनामा उन्होंने किया है वो क्वासानो मेमोरियल एथलेटिक्स मीट जो कि कजाकिस्तान में है, जो हुआ है, वहां पे इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, राइट? अच्छे से आप जान लें, इनकी फोटो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये हैं धनलक्ष्मी शेखर, जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है, भारत के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया है, राइट? तो आप अच्छे से इसको याद कर लें। और अगर आप यहाँ पे क्वासानो मेमोरियल एथलेटिक्स मीट को समझना चाह रहे हैं, इस इवेंट को समझना चाह रहे हैं, तो इसके डिटेल में जरूर जा सकते हैं, राइट? चलिए, अच्छा, जो मैंने आपको बोला है कि इन्होंने कितने सेकंड में पास किया है, वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। Which of the following former chief minister of Karnataka has been selected for कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड? कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्यमंत्री को कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शंस गिवन है, बी.एस. येदियुरप्पा, एस.एम. कृष्णा, एस.डी. कुमारस्वामी या सिद्धारमैया। तो इनमें से काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं सब, ऑप्शन गिवन है, राइट? तो आपको सही ऑप्शन यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है एस.एम. कृष्णा। जी हाँ, एस.एम. कृष्णा जो हैं वो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन्हें केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, राइट? तो पॉलिटिशियन के रूप में, कर्नाटक के पूर्व सीएम के रूप में ये क्वेश्चन बन रहा है, तो यहाँ पे एस.एम. कृष्णा का नाम है, उनको ये दिया गया है। लेकिन सिर्फ इनको ही नहीं दिया गया, मैं आपको बता दूं कि एस.एम. कृष्णा के साथ इन्फोसिस के फाउंडर वेटरन एन.आर. नारायण मूर्ति और फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण को भी दिया गया है ये अवार्ड, मतलब कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड ये दिया गया है। और ये अवार्ड जो है वो इस ईयर, मतलब कि 2022 के जनवरी में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। और काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ मैं बता दूं, ये जो अवार्ड है वो नदा प्रभु केम्पेगौड़ा अवार्ड भी इसको बोलते हैं, यानी कि ये जो अवार्ड है वो नदा प्रभु केम्पेगौड़ा पर्सनैलिटी के नाम पे रखा गया है, राइट? और ये जो अवार्ड है वो एनुअली दिया जाना है, यानी कि वार्षिक तौर पे दिया जाना है। और किसके द्वारा दिया जाना है? बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका, राइट? तो ये आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, मतलब वहां की जो नगर महापालिका है उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाना है, राइट? कर्नाटका में। और किस फील्ड में दिया जाना है ये भी आप समझ लीजिए, मेडिसिन फील्ड में दिया जाना है, एजुकेशन में दिया जाना है, मीडिया में दिया जाना है, स्पोर्ट्स में दिया जाना है, थिएटर में दिया जाना है, फिल्म में दिया जाना है, लिटरेचर में दिया जाना है, एनवायरमेंट में दिया जाना है। ये सारी फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स में जिन्होंने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है उनको ये अवार्ड दिया जाएगा।
राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है। नादा प्रभु केम्पेगौड़ा जो हैं वो उनको माना जाता है कि वो बेंगलुरु सिटी को उन्होंने स्थापित किया था, उन्होंने ही फाउंड किया था, राइट। और विजयनगर एम्पायर से उनका रिलेशन है, विजयनगर एम्पायर से वो संबंधित थे और उन्होंने बेंगलुरु शहर की स्थापना की थी, राइट। तो उन्हीं की याद में नादा प्रभु केम्पेगौड़ा या सिर्फ केम्पेगौड़ा अवार्ड जो है, इंटरनेशनल अवार्ड जो है दिया जाना है, राइट। अच्छा, यहाँ पे आप सबको जानते होंगे, लेकिन जिनको दिया गया है, जिसके टर्म में हमने ये क्वेश्चन बनाया है, एस एम कृष्णा, तो उसको भी आप उनको भी आप देख लीजिए, शायद आप ना पहचानते हो, लेकिन आप फोटो देख के जरूर समझ जाएंगे। तो यही है एस एम कृष्णा, ये कांग्रेस के लीडर रह चुके हैं, कांग्रेस से इन्होंने एक तरीके से इस्तीफा दे दिया और ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as the new chairman of Central Board of Direct Taxes (CBDT)? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, नितिन गुप्ता, प्रमोद चंद्र मोदी, संगीता सिंह या गीता रविचंद्रन। तो ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है नितिन गुप्ता। जी हाँ, नितिन गुप्ता जो है वो सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के टर्म में काफी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो जब भी आप अपॉइंटमेंट का, खासतौर पे इस तरह की बड़े जो डिपार्टमेंट्स हैं, बड़ी जो फील्ड्स हैं, है ना, प्राइवेट सेक्टर में भी जो बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनमें जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं, सीईओ के रूप में, डायरेक्टर के रूप में, चेयरमैन के रूप में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इनको जरूर आप अच्छे से याद किया करें, मार्क कर लिया करें और नोट्स बनाते चलें, राइट। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, नितिन गुप्ता जो हैं वो सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which three districts of Rajasthan have topped in performance grading index of districts for the year 2018-19 and 2019 to 20? वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए जिलों के प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में राजस्थान के किन तीन जिलों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू या बारां, जालौर और सिरोही या जोधपुर, उदयपुर या और जैसलमेर। तो ये यहाँ पे ऑप्शंस गिवन हैं। तो मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ फटाफट। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है जयपुर, सीकर एंड झुंझुनू। जी हाँ, राजस्थान के इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स ने जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है इस ईयर के लिए, इस टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड यहाँ पे देख सकते हैं 2018-19 और 2019-20 के लिए यहाँ पे ये परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाया गया है। तो इसमें राजस्थान के तीन डिस्ट्रिक्ट्स ने टॉप किया है, राइट, जयपुर, सीकर और झुंझुनू। अच्छा, ये जो इंडेक्स है वो है क्या भाई, ये भी समझ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इंडेक्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, राइट, और इसको हम परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स बोलते हैं। और डिस्ट्रिक्ट्स, इसको हम पीजीआईडी भी बोलते हैं। पीजीआईडी के टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है, एब्रिविएशन फॉर्म में ये पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पीजीआईडी का मतलब है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। तो ये इस टाइम पीरियड के लिए रखा गया है। और ये जो रिपोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो रिपोर्ट है, वो इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो लर्निंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे जो लर्निंग आउटकम लेवल्स निकल कर आते हैं, और भी जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, उन सब की कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने के बाद ये इंडेक्स जो है बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, राइट। और कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के बाद ही यहाँ पे राजस्थान के तीन डिस्ट्रिक्ट्स ने टॉप किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लें। और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को आप और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता देता हूँ। बात यहाँ पे चली है स्कूल सिस्टम की, लर्निंग सिस्टम की। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का, राइट। अगर हम यहाँ पे स्कूल्स को देखें तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में 15 लाख स्कूल्स हैं, 15 लाख स्कूल्स हैं, 97 लाख टीचर्स हैं एंड नियरली 26 करोड़ स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरिड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, राइट। तो इतने सारे स्कूल, इतने सारे टीचर्स, इतने सारे बच्चे, तो इनके टर्म में ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है वो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करता है, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक जानकारी के रूप में मैंने आपको ये भी बता दिया, ये डेटा भी आप दिमाग में रखें, राइट। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Recently, NASA has successfully launched a rocket for first time in which country outside the United States? हाल ही में नासा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर किस देश में पहली बार सफलतापूर्वक एक रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट या फ्रांस।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे नासा ने पहली बार देश के बाहर मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर किसी देश में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, राइट, रॉकेट का। तो कहाँ पे किया है? ऑस्ट्रेलिया में किया है, राइट। अच्छे से जान लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के एक कॉमर्शियल एक वहाँ पे लॉन्चिंग पैड है या लॉन्च पोर्ट है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है, राइट। अच्छा, है क्या ये भी आप जान लीजिए। वो जो स्पेस सेंटर है वो है द अर्नहेम स्पेस सेंटर, द अर्नहेम स्पेस सेंटर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो है वो एक कॉमर्शियली ओन्ड मल्टी यूजर और इक्वेटोरियल लॉन्च साइट है पूरे वर्ल्ड में। तो काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंस है, मतलब कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखना चाहें कि कॉमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कोई स्पेस सेंटर है, कोई लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं, सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं, तो अर्नहेम स्पेस सेंटर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मल्टी यूजर इक्वेटोरियल लॉन्च साइट प्रोवाइड कराता है पूरे वर्ल्ड के लिए, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी दिमाग में रखिए। और ये जो लॉन्चिंग है, मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट ऑफ 3 लॉन्चेज है, मतलब कि इस लॉन्चिंग प्रोजेक्ट में 3 लॉन्चिंग की जानी है। अगली जो लॉन्चिंग की जानी है वो जुलाई 4 और जुलाई 12 में शेड्यूल्ड है, यानी कि जुलाई 4 2022 और जुलाई 12 2022 में ये प्लान्ड हैं, राइट। अच्छा, मकसद क्या है, ये प्रोजेक्ट क्या है बेसिकली? तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि ये जो रॉकेट है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दैट विल ट्रैवल मोर देन 300 किलोमीटर्स 186 माइल्स इनटू स्पेस ऑन इट्स मिशन टू ऑब्जर्व द अल्फा सेंटियोरी ए एंड बी कॉन्स्टलेशंस। तो ये है बेसिकली यहाँ पे मकसद, मतलब कि अल्फा सेंटियोरी ए और बी कॉन्स्टलेशंस को ऑब्जर्व करना है बिकॉज ये जो कॉन्स्टलेशन है वो अर्थ के नियरेस्ट कॉन्स्टलेशन है, राइट। अगर आप अर्थ के नियरेस्ट स्टार की बात करें तो अर्थ का नियरेस्ट जो स्टार है दैट इज प्रॉक्सिमा सेंटियोरी, राइट। क्या है? प्रॉक्सिमा सेंटियोरी, ये भी आप दिमाग में रखिए, प्रॉक्सिमा सेंटियोरी ये नियरेस्ट स्टार है अर्थ का। तो प्रॉक्सिमा सेंटियोरी और अल्फा सेंटियोरी ए एंड बी कॉन्स्टलेशन जो है वो एक तरीके से यहाँ पे एक सिस्टम बनाते हैं जो कि अर्थ के नज़दीक है और ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आप अगर ऑस्ट्रेलिया के झंडे को देखोगे और ऑस्ट्रेलिया के झंडे में आपको जो स्टार्स दिखते हैं वो स्टार्स इन्हीं कॉन्स्टलेशन से ही प्रेरित हैं, इन्हीं कॉन्स्टलेशन से ही लिए गए हैं। मतलब वहाँ पे जो स्टार्स दिखते हैं वो अल्फा सेंटियोरी ए एंड बी कॉन्स्टलेशन से ही लिया गया है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इन कॉन्स्टलेशंस का यानी कि कॉन्स्टलेशन ए एंड कॉन्स्टलेशन बी कितना इंपॉर्टेंट रखता है ऑस्ट्रेलिया के, राइट। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया से ही ये लॉन्चिंग क्यों की गई है, नासा ने ऑस्ट्रेलिया को ही क्यों चुना। तो भाई ऐसा है कि अल्फा सेंटियोरी ए और बी जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर से ही ज्यादा अच्छे से दिख पाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो बेस्ट प्लेटफॉर्म दे सकता है वो ऑस्ट्रेलिया ही दे सकता है, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को चुना गया है। और भी इसके डिटेल में आप जान सकते हैं कि इसका मिशन क्या है और खासतौर पे अल्फा सेंटियोरी ए एंड बी कॉन्स्टलेशन क्या है, प्रॉक्सिमा सेंटियोरी क्या है, किस तरीके से एक सिस्टम बनाते हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट हैं, राइट। अगर आपको ये ना समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, इस पे भी आपको एक वीडियो बना के दी जा सकती है, काफी इंटरेस्टिंग है ये, राइट, प्रॉक्सिमा सेंटियोरी ए एंड बी कॉन्स्टलेशन। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। Who has become the first male tennis player to win 80 मैचेस in all 4 ग्रैंड स्लैम्स? सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, स्टेफानोस सिपास, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। जी हाँ, ये नाम है। आपको यहाँ पे बताना है कि जो मैचेज हैं 80 मैच जीतने वाले पहले पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं, राइट। और सभी ग्रैंड स्लैम भी उन्होंने जीते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका करेक्ट ऑप्शन जान लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है नोवाक जोकोविच। जी हाँ, नोवाक जोकोविच ने 4 ग्रैंड स्लैम और मतलब चारों ग्रैंड स्लैम जीते हैं और 80 मैच टोटल जीते हैं, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से जान लीजिए। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि नोवाक जोकोविच जो है वो फर्स्ट प्लेयर हैं हिस्ट्री में जिन्होंने 80 मैचेस जीते हैं इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स। जो चारों ग्रैंड स्लैम्स होते हैं
उसमें इन्होंने जीता है, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेनिस में। और चारों ग्रैंड स्लैम्स क्या हैं, उनका ऑर्डर क्या है, एक एनुअल मतलब कि एनुअली जब उसको खेला जाता है, किसी भी साल में जब वो सारे ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, तो उसका ऑर्डर क्या है, कौन सबसे पहले खेला जाता है, कौन सबसे बाद में खेला जाता है, किस मौसम में खेले जाते हैं, किस ग्राउंड में खेले जाते हैं, किस तरह के ग्राउंड में खेले जाते हैं। हर जगह की अपनी मतलब कुछ कंडीशंस हैं, राइट। तो उन कंडीशंस को भी आप ज़रूर समझिए, पता करिए कि वो कंडीशंस क्या हैं, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जोकोविच जो हैं वो लास्ट 3 विंबलडन टाइटल्स भी जीत चुके हैं, यानी कि विंबलडन जो टाइटल है उसके लास्ट तीनों टाइटल जो हैं जोकोविच ने ही जीते हैं, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से जान लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as head of India Debt Resolution Company Limited (IDRCL)? भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, नटराजन सुंदर, दिनेश कुमार खरा, अविनाश कुलकर्णी या अतुल कुमार गोयल। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के टर्म में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता दूं, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है अविनाश कुलकर्णी। जी हाँ, अविनाश कुलकर्णी को IDRCL के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नाम अच्छे से याद कर लें। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि अविनाश कुलकर्णी जो हैं वो CEO हैं किसके, इंडिया रिसर्जेंस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको हम IRARC बोलते हैं, तो इसके वो CEO हैं। अब इन्हें जो है IDRCL का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ही विल बी सोल एजेंट टू रिजॉल्व मोर देन 83,000 करोड़ ऑफ बैड लोन्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि हमारे देश में जो 80,000 करोड़ का बैड लोन पड़ा हुआ है, नहीं निकल पा रहा है, तो उसको निकलवाने की एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है अविनाश कुलकर्णी को, राइट। और यहाँ पे आप समझिए कि IDRCL जो है वो है क्या। तो IDRCL जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का इसमें जो स्टेक है दैट इज 51%, मतलब जो शेयर है 51% शेयर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कंट्रोल किया जाएगा जो वो है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया, इसीलिए इसको प्राइवेट सेक्टर कंपनी बोला जा रहा है। तो IDRCL काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो है डेप्ट नियामक इसको बोल सकते हैं, यानी कि कर्ज नियामक कंपनी के तौर पे इसको आप देख सकते हैं कि हमारे देश में जो डिफरेंट बैंक्स के थ्रू कर्ज लिए गए हैं उनको एक तरीके से वापस लाने के लिए ये एक पहल की गई है, इसको एक अलग बैंक के रूप में स्टैब्लिश किया गया है, राइट। ताकि जो बैड लोन है उसको एक तरीके से जो बैड लोन पड़ा हुआ है डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट बिजनेसमैन के थ्रू, वो सब का सब वापस लिया जा सके, ताकि जो बैंक घाटे में चल रहे हैं उस घाटे को भरा जा सके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है IDRCL, ये इसको आप डिटेल में ज़रूर पढ़िए, बिकॉज़ इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं। टेक्निकलिटी को यहाँ पे डिस्कस करने बैठेंगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, तो इसको ज़रूर आप डिटेल में पढ़ें। IDRCL है क्या? बनाने का पर्पज़ क्या रहा है, राइट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which two African nations have recently joined the Commonwealth Group of Nations? कौन से दो अफ्रीकी देश हाल ही में राष्ट्रमंडल राष्ट्र समूह में शामिल हुए हैं? ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, सूडान एंड मोरक्को, तंजानिया और इथोपिया, माली और मेडागास्कर, गैबॉन और टोगो। तो ये ऑप्शंस हैं। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रमंडल राष्ट्र समूह में शामिल होने वाले अफ्रीकी देश कौन से हैं? अभी हाल ही में इनका वहाँ पे मतलब उनको शामिल किया गया है कॉमनवेल्थ में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ का जो ग्रुप है, कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि कॉमनवेल्थ चलिए पहले इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है गैबॉन और टोगो, राइट। अच्छे से जान लें, गैबॉन और टोगो कंट्रीज जो हैं राष्ट्रमंडल राष्ट्र समूह में शामिल की गई हैं। तो मैं आपसे बता रहा था कि कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप सबको पता होगा कि कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशन जो है बेसिकली उनमें वो कंट्रीज हैं जो ब्रिटिश कॉलोनीज रही हैं, मतलब कि जो उन कंट्रीज में ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनीज रही हैं, राइट। या यूं कह लें कि ब्रिटिश एम्पायर ने वहाँ पे रूल किया था। तो उन कंट्रीज का ही ग्रुप ही क्या है, कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस है। तो यहाँ पे गैबॉन एंड टोगो जो हैं वो शामिल हुई हैं। और मैं आपको बता दूं गैबॉन एंड टोगो जो हैं वो फ्रैंकोफोन कंट्रीज हैं। अब ये क्या है भाई, तो मैं आपको बता दूं भाई, फ्रैंकोफोन कंट्रीज का मतलब ये है कि ये ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे फ्रेंच भाषा एक तरीके से ऑफिशियली अडॉप्ट की गई है, बोली जाती है या समझी जाती है, लिखी जाती है ऑफिशियली।
राइट। इस वजह से इनको बोला जाता है फ्रैंकोफोन कंट्रीज। अच्छा, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि जो ऑयल रिच गैबन कंट्री है, मतलब कि इस देश में ऑयल ज़्यादा मिलता है, मतलब कि समृद्ध है ये ऑयल से। तो ये कंट्री जो है वो पहले फ्रेंच कॉलोनी थी। मतलब यहाँ पे फ्रेंच का मतलब पहले यहाँ पे क्या था, फ्रेंच की कॉलोनी थी। जैसे हमारे यहाँ पे क्या थी, ब्रिटिश कॉलोनी थी, वैसे यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी थी, राइट। और यहाँ पे बोंगो फैमिली ने 50 ईयर्स तक शासन किया था। अब ये बोंगो फैमिली क्या है भाई, मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला इस चीज़ को, बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा-सा आप इसको डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा, बोंगो फैमिली क्या है, राइट। 55 ईयर्स तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था, राइट। अच्छा, टोगो को जान लेते हैं। टोगो जो है ये एक जर्मन कॉलोनी रही है, लेकिन बाद में ये फ्रेंच कॉलोनी बन जाती है। मतलब यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी आधिपत्य हो जाता है, राइट, जर्मन के ऊपर। फिर क्या होता है कि इसमें डायनामिक मतलब कि जो एक चेंजेज आते हैं, संघर्ष रहता है कि भाई मुझे ये कॉलोनी स्थापित करनी है, मैं यहाँ पे अपना आधिपत्य जमा लूँ, तो वो एक संघर्ष रहता है, राइट। और एक डायनेस्टिक रूल यहाँ पे होता है फॉर अ हाफ सेंचुरी। तो इन दोनों कंट्रीज ने भी एक तरीके से जो औपनिवेशिक संघर्ष है, औपनिवेशिक जो शोषण है, उन सबको भी झेला है, राइट। और इन दोनों को अभी क्या कर लिया गया है, कॉमनवेल्थ में शामिल कर लिया गया है, राइट। इतना आप दिमाग में रखिए। अगर हम यहाँ पे स्टैटिक जानकारी के रूप में और समझना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि अफ्रीकन कंट्रीज के तौर पे जो ब्रिटिश कॉलोनी कभी रही नहीं या ब्रिटिश से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुई है, उन कंट्रीज, वैसी कंट्रीज में से मोजाम्बिक एक ऐसी कंट्री है जो पहली बार कॉमनवेल्थ ग्रुप में शामिल हुई थी। मतलब कि ऐसी कंट्री जो ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है ब्रिटिश से, ब्रिटिश कॉलोनी नहीं रही है, लेकिन फिर भी वो जो है कॉमनवेल्थ मेंबर बनती है, राइट, 1995 में। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, खुशी पटेल, वैदेही डोंगरे, रोशनी रजाक या श्रुतिका माने। तो करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता दूं फटाफट, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है खुशी पटेल। जी हाँ, खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीत लिया है। थोड़ा सा और जान लेते हैं इनके बारे में। तो खुशी पटेल जो है वो बायोमेडिकल स्टूडेंट हैं फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, और इन्हें जो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विनर डिक्लेयर किया गया है। मतलब कि ये लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन पेजेंट आउटसाइड इंडिया रही हैं। मतलब कि ये जो पेजेंट रहा है, ये जो प्रतियोगिता रही है, इसमें लॉन्गेस्ट रनर रही हैं, राइट। वैदेही डोंगरे जो हैं इस प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर के तौर पे इनको देखा गया। मतलब फर्स्ट रनर वहाँ पे कौन थी? वैदेही डोंगरे। ये हैं वैदेही डोंगरे और ये हैं खुशी पटेल। और जो सेकंड रनर रही हैं श्रुतिका माने, वो ये हैं, राइट। तो इन तीनों ने इस प्रतियोगिता में अपनी पोजीशंस को हासिल किया, अपनी उपलब्धि को हासिल किया। और यहाँ पे जो ताज पहनाया गया है वो खुशी पटेल को पहनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ वर्ल्ड लेवल पे, मतलब जैसे आप सुनते हो ना कि मिस इंडिया, तो वहाँ पे बेसिकली इंडिया के लोगों को ही रखा जाता है। लेकिन ये जो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, ये थोड़ा से अंतर यहाँ पे ये है कि ये यूएस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन इसमें इंडियन लोगों को भी इनवाइट किया जाता है और इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड ऐसे लोग जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, या यूँ कह लें कि एनआरआई हैं, इंडिया से इंडियन ओरिजिन के हैं, तो उनको एक तरीके से यहाँ पे शामिल किया जाता है। उनका ये इवेंट है और उसमें जो जीतता है उसे विनर घोषित किया जाता है, राइट। तो खुशी पटेल जो हैं उन्होंने ये ताज पहना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, रोशनी रज्जाक जो कि गुयाना से हैं, उन्हें मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 घोषित किया गया है। ये नाम भी आप अच्छे याद कर लें, ये भी पूछा जा सकता है और खुशी पटेल भी पूछा जा सकता है। तो इन्हें मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब दिया गया है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर सिर्फ जो है उम्र का है। थोड़ा 2-4 कंडीशंस और भी इधर-उधर हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे आप टीन वर्ड देख पा रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि इसमें जो 13 से 18 इयर्स की लड़कियां हैं, उनको ही शामिल किया जाता है। और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं कि जैसे शादी नहीं होनी चाहिए, उन्हीं को ही यहाँ पे इसमें शामिल किया जाता है, राइट। और इवन मतलब कि बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि एक होता है कि एक सौंदर्य जो प्रतियोगिता होती है, उन सारी सौंदर्य प्रतियोगिताओं में जो कंडीशंस होती हैं, वैसी कंडीशंस कुछ यहाँ पे भी हैं, राइट। तो वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मतलब कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड और मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड को आप अलग से पढ़ सकते हैं, राइट। चलिए, यही थे इंपॉर्टेंट
10 क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इनको जरूर आपने याद कर लिया होगा, इनके आंसर को याद कर लिया होगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क कर लिया होगा। उसके डिटेल में जरूर जाइएगा। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।